नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। आज एक पत्र जारी हुआ है हमारे वार्षिक कैलेंडर के लिए। आइए आपको दिखाते हैं पत्र। आप लोग यहाँ पर पत्र देख रहे हैं, ये पत्र है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से सभी प्राचार्य एवं सभी जिला परिषद शिक्षा अधिकारी के लिए संदर्भित ये पत्र है। और यहाँ पर पहले ही विषय में लिखा गया है शैक्षिक सत्र 24-25 की विद्यालयों में अकादमिक गतिविधियों के संबंध में, मतलब कि सत्र 24-25 में जो भी एकेडमिक गतिविधियां रहेंगी, एक्टिविटीज रहेंगी, पूरा का पूरा कैलेंडर एक बार में पूरे पत्र में समाहित करके आपके सामने भेजा गया है। आप लोग यहाँ पर पूरा पत्र देखेंगे, पूरा जियो देखेंगे, एक एक चीज आपको बिंदुवार समझाई जाएगी कि कैसे क्या क्या कब कब करना है। तो पहले ही पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा गया है कि अवगत कराना है कि प्रदेश के विद्यालयों में 6 से 14 वय के अध्ययनरत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। उसके बाद में अध्ययनरत बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय में खेल में रुचिपूर्ण तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ शारीरिक विकास हेतु खेल को विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं, कहने का मतलब है नृत्य, गायन, संगीत, कला, एक पूरे पैराग्राफ का जो है समावेशन किया गया इस बात का कि जितना भी आपका एकेडमिक गतिविधि रहेगी वो सब कुछ यहाँ पर फॉलो अप किया जाएगा और उसको जिसका जनपद ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर पर अनुपालन किया जाना। मतलब वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 24-25 जो शैक्षिक सत्र रहेगा उसमें सारी चीज़ें आपको करानी है। अतः वार्षिक एकेडमिक कैलेंडर 24-25 संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया है कि दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। आइए देखते हैं कि क्या है इस कैलेंडर में, जानते हैं कि क्या क्या आपको कराना होगा। पहले ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाल लाइन से लिखा गया है शैक्षिक सत्र 24-25 हेतु एकेडमिक कैलेंडर एवं सामान्य निर्देश। देखिए क्या लिखा है पहले ही बिंदु में, विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व 15 मिनट प्रातःकालीन प्रार्थना सभा कराई जाए। हमेशा सभी विद्यालयों में कराई जाती है। प्रार्थना में विभाग द्वारा प्रतिदिन निर्धारित दैनिक प्रार्थनाएं यथा सोमवार को, मतलब कि इन्होंने सप्ताह में दिनवार प्रत्येक दिवस कौन सी प्रार्थना होनी है ये सुनिश्चित कर दिया है और वो पंक्तियां भी लिख के दे दी हैं कि कौन सी आपको प्रार्थना दिवस के अनुसार करानी है। तो सोमवार को वह शक्ति हमें दो दयानिधि, मंगलवार को दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, बुधवार को ए मालिक तेरे बंदे हम, गुरुवार को सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, और शुक्रवार को हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है, एवं शनिवार को इतनी शक्ति हमें देना दाता। मतलब कि सोमवार से शनिवार तक का पूरे सप्ताह का 6 दिवसों का इन्होंने विवरण दे दिया है कि आपको इन ही पंक्तियों को, इन ही प्रार्थनाओं को वहाँ पर कराना है विद्यालय में डेली के हिसाब से। और उसके बाद में प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान एवं तत्पश्चात 5-7 मिनट ध्यान। इसके बाद प्रार्थना के बाद इन्होंने राष्ट्रगान कराने के लिए कहा है और राष्ट्रगान हो जाने के बाद में 5 से 7 मिनट का एक बार ध्यान, मेडिटेशन, जो भी आप कहें वो आपको कराना है। योग से संबंधित चीज़ें आप करा सकते हैं। इसके बाद में बच्चों का पठन पाठन क्रिया प्रारंभ कराया, मतलब कि उनको पीरियड के लिए विद्यालय से कक्षा कक्ष में भेज दिया जाएगा बच्चों को। इतना सब करने के बाद में और उनका शिक्षण कार्य आरंभ कर दिया जाए। द्वितीय बिंदु में लिखा है प्रार्थना के समय प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अनिवार्य रूप से प्रार्थना सभा में उपस्थित रहेंगे। मतलब कि कहने का है 15 मिनट पहले जो प्रार्थना शुरू करानी है उस समय के दौरान पूरा स्टाफ विद्यालय का समस्त कार्मिक, चाहे वो प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और चाहे अनुचर, चाहे कोई भी हो जो विद्यालय कार्मिक के रूप में वहाँ पर तैनात है विद्यालय में, उसको प्रार्थना सभा के दौरान वहाँ पर उपस्थित रहना है। और प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं बच्चों सहित प्रार्थना स्थल का एक फोटोग्राफ प्रतिदिन लिया जाए तथा उक्त फोटोग्राफ संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को प्रार्थना सभा समाप्त होने के उपरांत तत्काल प्रेषित किया जाए। इन्होंने कहा है कि समस्त जो भी स्टाफ रहेगा, बच्चे रहेंगे, प्रार्थना कराई जाएगी तो उसका हेड द्वारा, विद्यालय के हेड द्वारा एक फ़ोटो खींचा जाएगा और उस फोटो को प्रार्थना खत्म होने के बाद BEO जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके मोबाइल नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद में उक्त फोटोग्राफ को अपने टैबलेट में सुरक्षित रखा जाए। आप जिस टैबलेट से फ़ोटो खींचेंगे, अब टैबलेट तो हर विद्यालय में पूरे प्रदेश में पहुंच चुका है उसके बाद में इन्होंने यही बात कही है कि फ़ोटोग्राफ को टैबलेट में भी आपको सेव रखना है। इसके बाद में सत्र के आरंभ में अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व कक्षा कक्ष में बच्चों से अनौपचारिक बातचीत,
हम अनौपचारिक बातचीत करते हैं विद्यालय में बच्चों के साथ में, उनके वातावरण से जुड़ी हुई, उनके घर से जुड़ी हुई, कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है, या फिर उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हुई बातों को किया करते रहें। आए दिन वही बात यहाँ पर की गई है, अनौपचारिक बातचीत की बात कही जा रही है, जिसके अंतर्गत स्वयं का परिचय, नाम सहित तथा बच्चों का परिचय व उनके परिवार, गांव, तहसील, जनपद, राज्य एवं देश के बारे में परिचय प्राप्त कर तथा विद्यालय की उपलब्धियों एवं सामान्य प्रशासन के बारे में देकर बच्चों को कक्षा शिक्षण के लिए सहज किया जाए तथा निर्धारित विषय संबंधी पाठ्यक्रम का अध्यापन सहज भाव से परिवेश में उपलब्ध संसाधनों के, मतलब कहने का वही है कि बच्चों को बच्चों की तरह पढ़ाना है, नॉट लाइक अ टीचर जस्ट लाइक अ मेंटर। जो मेंटर की तरह पढ़ाते हैं बच्चों को, वो यहाँ पर बात कही जा रही है कि आपको जो है उनको मेंटर की भांति पढ़ाना है, जिससे कि बच्चे सहजता के साथ अध्ययन कार्य अपना जो है कर सकें। इसके बाद में बात कही गई है विद्यालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित किया जाए। सभी के लिए समय सारणी पूर्व में ही प्रेषित की गई है, जिसको नहीं मिली है उसको भी जो है अलग से ड्रॉप बॉक्स में यहाँ पर हम डाल देंगे, अपने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से निकाल लें, वो लोग देख लें समय सारणी कि कब क्या क्या पढ़ाना है। तो कहा गया है निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कालांश 40 मिनट का रहेगा। एक कक्षा जो है, एक पीरियड आपका 40 मिनट का रहेगा जो एक शिक्षक पढ़ाएगा। प्रत्येक कालांश में शिक्षकों द्वारा अपने विषय को सकारात्मक वातावरण में पठन पाठन कराया जाएगा। कहने का मतलब है 40 मिनट का एक पीरियड रहेगा, एक कालांश रहेगा, और शिक्षकों को वहाँ पर अपने विषय को बहुत ही पॉजिटिव वे में, सकारात्मक वे में जो पढ़ाना है, और वहाँ का वातावरण भी सहज बनाए रखना है। इसके बाद में शैक्षिक पाठ्यांक का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जो कि शैक्षिक पाठ्यांक है, जो भी पढ़ाने का तरीका है, जो पढ़ाने की चीज़ें हैं, कंटेंट है, जो जब बताया जा रहा है, शिक्षक डायरी आप लोग डेली भरते होंगे, रेडीनेस का कैलेंडर जारी हो चुका है, इसमें जो जब लिखा गया है आप उसका अनुपालन 100% 100% करने की बात कही गई है। यदि शैक्षिक पाठ्यांक में निर्धारित समय सारणी का अनुपालन नहीं सुनिश्चित किया जा सका है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था की जाए। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपको कुछ छूट गया, आपने सीएल ले ली या किन्हीं कारणों से कोई अवकाश हो गया, तो वो शैक्षिक कैलेंडर का जो रहेगा पीरियड वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाने लगता है, तो उसकी पूर्ति के लिए कहा गया है कि आप जो है एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हैं। अतिरिक्त कालांश की यहाँ पर बात की गई है, आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से अतिरिक्त कालांश आप ले सकते हैं, यहाँ पर इसी की बात की जा रही है। इसके बाद में शिक्षक संगठनों द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में विद्यालय अवधि में प्रतिभाग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई भी शिक्षक या शिक्षक संगठनों द्वारा जो समय समय पर कोई कार्यक्रम आयोजित होता रहता है या कोई गतिविधि रहती है, तो उसमें अगर विद्यालय अवधि चल रही है तो उसमें विद्यालय से शिक्षक अपना पद नहीं छोड़कर वहाँ नहीं जाएगा, कोई भी कार्य नहीं छोड़ेगा, अपना कार्यभार अपना विद्यालय नहीं छोड़ सकता किसी भी स्थिति में, तो वो चीज़ यहाँ बताई गई है। लेकिन यहाँ पर अपरिहार्य परिस्थितियों में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत ही प्रतिभागिता की जा सकेगी। यहाँ पर लास्ट लाइन में उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि अगर अपरिहार्य स्थिति है, कोई इमरजेंसी है, जाना पड़ रहा है शिक्षक को, तो उसको अपने सक्षम अधिकारी बीईओ या फिर बीएसए सर से अनुमति लेनी होगी, बिना स्वीकृति के वो नहीं जा पाएंगे। ठीक है। इसके बाद में विद्यार्थियों द्वारा लाइब्रेरी के समुचित उपयोग हेतु प्रत्येक सप्ताह में 2 वादन निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सभी विद्यालयों में जो है लाइब्रेरी बनी हुई है, पुस्तकालय, उसमें सभी किताबें मौजूद हैं, तो उसको पढ़ने के लिए प्रत्येक सप्ताह, हर सप्ताह में 2 वादन कोई से भी क्लियर कर दें कि ये इस वादन में आप पुस्तकालय जो है से किताबें पढ़ेंगे बच्चों को, और बच्चे जो भी पुस्तक लें उसके लिए एक अभिलेख डायरी तैयार कर लीजिए, किस बच्चे ने किस पुस्तक का जो है पढ़ा है और कब ली कब वापस की, वो सारा डाटा एक पुस्तक में एक डायरी में आप अपना अंकन करते चलें, तो ये हो जाएगा उसका जो है अभिलेखीकरण। इसके बाद में सभी कक्षाओं के लिए माहवार निर्धारित पाठ्यक्रम उसी माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। ये वही बात है जो ऊपर अभी कही गई थी, जो शैक्षिक कैलेंडर है उसको उसके समय के हिसाब से ही जो है संपन्न कराया जाए, जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, जो निर्धारित समय सीमा है, उसी में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाए। इसके बाद में शिक्षक शिक्षण कार्य संपन्न कराते हुए दीक्षा पोर्टल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ई विद्या चैनल एवं अन्य पोर्टलों पर अध्ययन सामग्री को लिंक के माध्यम से
पाठ्य अथवा विषय वस्तु छात्रों हेतु उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक जो हैं वो उस पढ़ाते समय दीक्षा पोर्टल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ई विद्या चैनल एक चलता है उसको जो है, या अन्य पोर्टल या अध्ययन सामग्री, मतलब कि अगर कहीं से और कोई अध्ययन सामग्री प्राप्त हो सकती है तो उनको लिंक के माध्यम से पाठ्य अथवा विषय वस्तु छात्रों को भी आप उपलब्ध करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। जहाँ से भी एक अच्छा कंटेंट आपको प्राप्त हो किसी भी सोशल मीडिया से, तो वो आप यहाँ पर जो है बच्चों को प्रेषित कर सकते हैं। इसके बाद में कहा गया है कि विश्व योग दिवस 21 जून के अवसर पर विद्यालयों में व्यायाम योग पर आधारित प्रतियोगिता अवश्य आयोजित की जाए। यहाँ पर अब देखा जाए तो छुट्टियां तो हो जाती हैं 20 मई से, अब 21 जून को होता है विश्व योग दिवस, तो यहाँ पर विद्यालय को कहीं ना कहीं खोले जाने की बात कही जा रही है कि आपको विद्यालय 21 जून को खोलना है और वहाँ पर जो है योग पर आधारित प्रतियोगिता, व्यायाम आदि कराना है। इसके बाद में विद्यालयों में सभी शिक्षकों को शिक्षक डायरी उपलब्ध कराई जाए जिसमें शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले शैक्षिक, यहाँ पर आपको बता दें कि सभी शिक्षकों को शिक्षक डायरी उपलब्ध करा दी गई है कुछ माह पूर्व ही, और सभी शिक्षक जो है उसमें कार्य अपना कर भी रहे हैं, जो इसमें लिख भी रहे हैं, एवं अन्य कार्यों के साथ साथ उनकी शिक्षण योजना का भी उल्लेख हो। प्रधानाध्यापकों द्वारा शिक्षक डायरी का नियमित अवलोकन भी किया जाए। सभी हेड जो रहेंगे विद्यालय के वो अपने सहायकों के शिक्षक डायरी को भी देखेंगे। इसके बाद में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने तथा इस संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विद्यालयों में प्रार्थना स्थल पर लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाली लघु कथाएं, प्रेरक प्रसंग, संक्षिप्त उद्बोधन, गीत आदि गतिविधियों का आयोजन शनिवार को किया जाए। यहाँ पर जो है जेंडर वाइज की बात की जा रही है कि लैंगिक समानता बनी रहे, कहीं पर भी किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना उसे फील हो कि मेरे साथ लैंगिक समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है। तो इसके लिए उनको छोटी छोटी कहानियाँ, कोई भी मोटिवेशनल बातें, प्रेरक प्रसंग, संक्षिप्त उद्बोधन देना या गीत आदि कोई भी एक्टिविटी हो वो कराई जानी चाहिए, जिससे बच्चे जो है मोटिवेट होंगे देखने से और उनमें लैंगिक समानता का गुण आ जाएगा। इसके बाद में खेल कूद प्रतियोगिताएं सर्वप्रथम विद्यालय स्तर पर सदनवार आयोजित की जाएं। हमारे सभी विद्यालयों में आप लोग जानते ही हैं कि जो है हर वर्ष जो है मंडल स्तर तक खेल होते हैं, जिनको जनपद में विद्यालय स्तर से शुरू किया जाता है और न्याय पंचायत ब्लॉक व उसके बाद में जनपद स्तर पर जो है चलता है, इसका मंडल में जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर वही चीज़ कही गई है कि खेल प्रतियोगिताओं को सबसे पहले विद्यालय स्तर पर सदनवार आयोजित कर ले, इसके बाद में ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर, मंडल स्तर पर तथा फिर राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएं एवं प्रत्येक स्तर पर विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाए। मतलब कहने का ये है कि अगर बच्चा विद्यालय स्तर या न्याय पंचायत स्तर पर भी विजयी घोषित होता है तो उसको पुरस्कृत किया जाना अनिवार्य है, चाहे वो विद्यालय, न्याय पंचायत, ब्लॉक या जनपद कहीं पर भी। ऐसा नहीं है कि आप जब जनपद में जीतेंगे तभी आपको जो है पुरस्कृत किया जाएगा, ऐसा नहीं बिल्कुल भी है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि हर बार उसको जो है पुरस्कृत किया जाए। यहाँ पर देखिए प्रत्येक स्तर की बात कही गई है, आप लोग देख सकते हैं प्रत्येक स्तर की बात कही गई है, जहाँ पर भी वो विजयी घोषित होगा उसको जो है पुरस्कृत किया जाएगा। इसके बाद में महापुरुषों की जन्म दिवस पर उनके जीवन एवं योगदान के विषय में प्रार्थना सभा के बाद 30 मिनट की चर्चा तथा निबंध, पोस्टर एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराकर विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए। यहाँ पर बात कही गई है अगर किसी महापुरुष की जयंती हो रही है, जैसे मान लीजिए कभी सुभाष जयंती है, कभी गांधी जयंती है या कोई भी जयंती है किसी भी महापुरुष की, तो उसमें प्रार्थना सभा जब हो जाए उसके 30 मिनट बाद जो है उस पर चर्चा की जाए, उस महापुरुष के बारे में बताया जाए, उसके गुण, उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया जाए और निबंध, पोस्टर एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी कराया जाए। इसके बाद में विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनका स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से तैयार किया जाए। यहाँ पर आरबीएस के माध्यम से तैयार होता है स्वास्थ्य कार्ड। हमारे यहाँ जो है स्वास्थ्य परीक्षण आए दिन चलता रहता है। विद्यालय में स्वास्थ्य टीम जाती है, बच्चों को परीक्षण करती है, वजन नापना, आँखों का जो है देखना, आँखों के डॉक्टर होते हैं वो, और अन्य भी दवाएं या कोई बीमारी है किसी को उनका टेस्ट करना, बात करना, पूछना, सब कुछ जो है चिकित्सीय टीम आती है वो देखती है। तो वहीं पर वो चीज़ कही गई है कि उनका स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से तैयार कराया जाए परीक्षण करा करके। उसके बाद में लिखा है छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण
स्वास्थ्य की स्थिति से अभिभावकों को अवगत कराया जाए। इसके साथ ही पालनियों की स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, कुपोषण के दुष्प्रभावों एवं पौष्टिक आहार के प्रति भी उन्हें जागरूक किया जाए। अगर किसी बच्चे में कोई समस्या है, कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, अगर कोई बीमारी है या फिर किसी चीज़ से बचाव करना है, तो उनके अभिभावकों को भी उस संदर्भ में बताया जाए कि आपका बच्चा इस बीमारी से ग्रस्त है या फिर इससे चीज़ से एलर्जी है, तो वो चीज़ मतलब अभिभावक को बताई जाए जिससे वो उसकी रोकथाम कर सके। इसके बाद में बाल दिवस 14 नवंबर के अवसर पर विद्यालय में बाल मेला आयोजित किया जाए। आवश्यकता अनुसार या सुविधा अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति SMC होते हैं, उनके सदस्यों व अभिभावकों को भी आमंत्रित कर लिया जाए तथा क्षेत्रीय खान पान या वेशभूषा संबंधित सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन कराया जाए। हमारे यहाँ जो है 14 दिसंबर को बाल दिवस तो मनाया जाता है हर विद्यालय में, तो उसमें कहा गया है कि एक छोटा सा मेला आयोजित कर लिया जाए जिसमें बच्चों को जो है सहभागिता रहेगी, सभी और SMC के जो भी सदस्य रहेंगे उनको भी बुला लिया जाए, अभिभावक को बुला लिया जाए, आमंत्रित कर लिया जाए। और क्षेत्रीय खान पान या कुछ भी रहेगा तो बच्चे आपने देखे होंगे मेला लगता है स्कूलों में, उस तरह से जो है उसका आयोजन करा जाए। इसके बाद में 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, तो वहाँ पर इसकी भी जो है यहाँ पर अंकन किया गया है। इस अवसर पर इससे संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए या दिव्यांगजनों के संदर्भ में जो भी आप कार्यक्रम कर सकते हैं वो भी किया जाए। सभी विद्यालयों में इसके बाद में लिखा है सभी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव का आयोजन सुनिश्चित किया जाए एवं मुख्य अतिथि के रूप में गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित कर लिया जाए। हमारे यहाँ जो है वार्षिकोत्सव की व्यवस्था है, विद्यालयों में हर वर्ष होता है, तो वहाँ पर वो भी करा जाए और मुख्य अतिथि के लिए कोई भी गणमान्य, चाहे वो आगे प्रधान भी हो सकते हैं या फिर जो है कोई भी जिला प्रतिनिधि रह सकते हैं या फिर विधायक जी रह सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख रह सकते हैं, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत, किसी को भी आप जो भी जनप्रतिनिधि है, कोई गणमान्य व्यक्ति है या फिर उसे आप बुला सकते हैं। वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में लोक कला से संबंधित गीतों एवं नाटकों का प्रस्तुतिकरण शनिवार को किया जाए। ठीक है, शनिवार को नाटक वगैरह खेल खिलाने देंगे। इसके बाद में खेल कूद एवं शारीरिक व्यायाम, योग आदि को प्रत्येक दिवस अंतिम वादन में कराया जाए। मतलब खेल कूद उस पर एवं शारीरिक व्यायाम, योग को विशेष ध्यान देते हुए इन्होंने जो है प्रत्येक दिन 6 दिन रहेंगे सप्ताह में, उसमें जो है अंतिम वादन जो है इसका रहेगा खेल कूद एवं शारीरिक व्यायाम का। तो इसके बाद में क्या है, सोमवार से शुक्रवार तक शैक्षणिक कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाए। विद्यालय अवधि में कोई भी रैली, प्रभात फेरी, मानव श्रृंखला, नवाचार गोष्ठी आदि कार्य ना किए जाए। स्पष्ट रूप से यहाँ पर बात कही गई है कि जो है सोमवार से शुक्रवार शैक्षणिक कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाए। विद्यालय अवधि में कोई भी किसी प्रकार की प्रभात फेरी, रैली, अब नहीं समझ में आ रहा है कि प्रभात फेरी जो निकलेगी वो बच्चे निकालते हैं, मान लीजिए विद्यालय चलो की निकल रही है, स्कूल चलो अभियान का चल रहा है, इस समय अभियान चल रहा है, प्रभात फेरी निकलती है, तो लेकिन यहाँ पर जो उसको बिल्कुल रोकने की बात कह दी गई है। इसके बाद में उक्त कार्य विद्यालय अवधि के पहले या पश्चात में किए जाएँ। ठीक है, इसके बाद में लिखा है प्रतियोगिता एवं जागरूकता अभियान आदि विभिन्न कार्यक्रम सप्ताह के अंतिम दिवस शनिवार को ही कराए जाएं। यहाँ पर एक बात और लिख दी गई है कि प्रतियोगिता जो रहेगी या कोई भी जागरूकता अभियान है उससे संबंधित कोई भी कार्यक्रम है वो सप्ताह के अंतिम दिन ही कराना है आपको। शनिवार का दिन रहेगा, वो दिन वैसे भी खेल कूद में जाता है, उसके बाद में जो है उसमें शनिवार को ही रखा जाए प्रतियोगिता वगैरह या कुछ जागरूकता अभियान है। उसके बाद में लिखा है 15 अगस्त या 26 जनवरी या 2 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाए एवं बच्चों को इन पर्वों के बारे में जानकारी दी जाए तथा संबंधित संक्षिप्त उद्बोधन, गीत मंचन आदि गतिविधियों का आयोजन। ये सब हमारे यहाँ पूर्व से ही चला आ रहा है, कराते भी हैं, लेकिन चलिए लिखा है तो अच्छी बात है, इसको भी जो है विशेष ध्यान दिया जाएगा और कार्यक्रम को अच्छे से फॉलोअप किया जाएगा। फिर लिखा है सोमवार से शुक्रवार तक शैक्षिक कार्य के बाद 30 मिनट का रिमाइंडर की अच्छा शिक्षण का आयोजन कराया जाए। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार में शैक्षणिक कार्य के बाद में 30 मिनट का रेमेडियल भी हो जाएगा। जो बच्चे हैं मान लीजिए उनको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो उनको समझा दिया जाएंगे और अच्छे समझा दिया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक छात्र छात्राओं के सतत व्यापक मूल्यांकन, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं CCC की बात कही जा रही है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जाएगा। शैक्षिक सत्र में कुल 4 बार छात्र छात्राओं का मूल्यांकन किया जाएगा। एक सत्र में 2 सत्रीय परीक्षाएं क्रमशः अगस्त एवं दिसंबर में, अर्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर एवं वार्षिक परीक्षा मार्च में आयोजित कर दी जाएगी। मतलब जो यूनिट टेस्ट जैसे कह लीजिए या फिर जो है आपकी सत्रीय परीक्षाओं में अगस्त और दिसंबर में कराए जाएंगे टेस्ट वाले, उसके बाद में जो हाफ ईयर लिया जाएगा वो आप करा दीजिए अक्टूबर में, और एनुअल एग्जाम रहेगा वार्षिक परीक्षा वो मार्च में कर ली जाएगी, तो सत्र जो है संपन्न हो जाएगा। इसके बाद में विद्यालय अवधि के बाद प्रत्येक शनिवार को शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाए तथा बच्चों हेतु कला, मिट्टी के खिलौने आदि
बच्चों से बनवाकर उन्हें विभिन्न जीवों संज्ञानात्मक वस्तुओं से परिचित कराया जाए। मतलब वही है, शनिवार के दिन जो खेल कूद का आयोजन होना है उनके बारे में चर्चा की गई है, लिखा गया है, वो भी चीज़ करानी है। देन को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका कक्षा के रूप में तैयार करना है। अभी को लोकेटेड आंगनवाड़ी से मतलब है कि जिन विद्यालय कैंपस में आंगनवाड़ी का जो है कक्षा बना हुआ है, वहाँ पर आंगनवाड़ी मैडम आती हैं, वो बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, तो उनको वहाँ पर जो केंद्रों को बाल वाटिका कक्ष के रूप में जो है तैयार करना है। अभी बाल वाटिका के रूप में आंगनवाड़ी में 8110 रुपये की जो है ग्रांट भेजी गई थी। काफ़ी विद्यालयों में जो है आ चुकी होगी, जहाँ जहाँ आंगनवाड़ी है, तो उससे जो भी आप जो TLM लाए हैं उनको जो है बाल वाटिका के रूप में यूज करेंगे उस कक्षा कक्ष में, और बच्चों को उसी से जो है खिलाएंगे और समझाएंगे। फिर है विद्यालय में छात्रों हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाएं आदि भोजनावकाश के बाद प्रत्येक शनिवार को आयोजित कराई जाएं। मतलब कि जिसका विवरण निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर NBMC पोर्टल के ड्रॉप डाउन लिंक पर भी उपलब्ध है। कैसे क्या कराना है वो भी पता रहता है, इसमें पोर्टल पे लगा रहेगा। इसके बाद में कक्षावार एवं विषयवार समय सारणी पृथक से प्रेषित की जाएगी, जो आपके द्वारा डाउनलोड की जा सकती है, एवं विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों के आधार पर अपेक्षित संशोधन यथा आवश्यक संशोधन करके विद्यालय स्तर पर भी समय सारणी तैयार की जा सकता है। मतलब कहने का है, इन्होंने ये कहा है कि हम तो आपको भेजेंगे ही समय सारणी जो भी रहेगी कक्षावार और विषयवार की, लेकिन अगर आपके यहाँ मान लीजिए कुछ चीज़ कमी है या विद्यालय में शिक्षकों की कमी है तो आप बोलेंगे तो ऐसे नहीं हो पाए। मान लीजिए कहीं पर 5 विद्यालय शिक्षकों की समय सारणी आ गई, आपके यहाँ ज़रूरत है, आपके यहाँ पे शिक्षक है 2 ही, तो कैसे करेंगे? तो इन्होंने अंतिम लाइन में वो चीज़ कह दी है कि आधार पर अपेक्षित संशोधन यथा आवश्यक संशोधन की बात यहाँ पर देखिए कही गई है। आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से, डायरी को जो उसको समय सारणी को मेंटेन कर सकते हैं और बना सकते हैं, तो फिर ठीक है। इसके बाद में शासनादेश संख्या इतने में बेसिक शिक्षा विभाग अनुभाग 5 में निर्गत जो है टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्धारित शिक्षण अवधि एवं शिक्षण दिवसों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ पर टाइम एंड मोशन की बात कही गई है। इस संदर्भ में एक पत्र पहले जारी हो चुका है 14 अगस्त 2020 को, उसका जो है आप लोग जो है अनुपालन करेंगे, कैसे विद्यालय खोलना है और कब बंद करना है, यहाँ पर ये बात कही गई है। फिर लिखा है उपयुक्त प्रमुख गतिविधियों के संबंध में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में गतिविधियों का विवरण निम्न। मतलब कैसे क्या गतिविधि होनी है, कब होनी है, उसका भी विवरण यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा रहे हैं, आइए देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कैलेंडर, जो एकेडमिक कैलेंडर की बात अभी चल रही थी, वो आपको माहवार आपको दिखा दिया जाएगा कि किस माह में कौन सा जो है आपको कार्य कराना है। पहला माह रहेगा अप्रैल, आपका अप्रैल से ही सत्र शुरू होता है, तो आइए क्या है अप्रैल 2024 है वो भी देख लेते हैं। शैक्षणिक एकेडमिक की बात कही गई, चलो अभियान करना है आपको, स्कूल चलो अभियान जो भी रहता है, रैली वगैरह, जिसके अंतर्गत नामांकन वृद्धि के लिए विद्यालय के आसपास के गांवों में शिक्षा के महत्व एवं विद्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों से परिचित कराते हुए बच्चों एवं आपको विकल्प विद्यालय में प्रोत्साहित किया जाए। मतलब ये है कहने का कि वहाँ पर गाँव में जाना है और बच्चों को वहाँ पे अभिभावकों को जो है प्रोत्साहित करना है इस बात के लिए कि हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा रहती है, हमारे यहाँ TLM की क्या वस्तुएँ हैं, खेल खिलौने क्या खिलाए जाते हैं, कैसे अच्छे से पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ जो है बहुत ही टैलेंटेड टीचर्स है। मतलब कहने का हर एक बिंदु पर जो है विशेष फोकस करते हुए अभिभावकों को बताना है कि कैसे क्या हमारे यहाँ लोग हैं, क्या क्या हमारे उपलब्धियाँ हैं और कैसे हम अन्य विद्यालयों से अच्छे हैं। ये सब चीज़ें वहाँ पर जाकर गांव में बतानी है और उनको जो है प्रोत्साहित करना है अपने बच्चों के प्रवेश दिलाने के लिए। फिर है विद्यालय में यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय परिक्षेत्र के सभी 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों का प्रवेश 100% हो सके। कहने का मतलब है ये सुनिश्चित भी कर लें कि आपके गाँव में 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा कोई भी घूम ना रहा हो, उसका प्रवेश निश्चित रूप से विद्यालयों में हो गया हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, वो चीज़ अलग है। लेकिन विद्यालय का एक गाँव का एक बच्चा गली कूचे में खेलता घूमता ना पाया जाए बिना विद्यालय के नामांकन के। विद्यालय में नामांकन जरूरी है। विद्यालय में 100% प्रवेश कराने की जिम्मेदारी सभी अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापक की होगी। आपके विद्यालय में गाँव में जितना भी बच्चा है सबकी सब गारंटी रहनी चाहिए कि बच्चा विद्यालय पहुंच चुका है। इसके बाद में नव प्रवेशित छात्रों हेतु तथा पूर्व से अध्ययन बच्चों के लिए कक्षा शिक्षण के 2-3 दिन की कुछ अवधि छात्र परिचय के रूप में कक्षा कक्ष को संचालित किया जाए। मतलब कि जब न्यू एडमिशन होता है तब बच्चा वैसे भी असहज होता है आप लोगों से, तो जब वो बैठेगा आकर तो उससे आपको बात करनी है, उसका परिचय लेना है, अपना परिचय देना है, कक्षा कक्ष कैसे संचालित करनी है उस पर बात करनी है, वो कहाँ से आया, क्या रहता है, मौसी चाची हुआ, मतलब कि हर बात वो जिससे वो सहज हो सके वो बातों को करना है 2 से 3 दिन तक, जिसके अंतर्गत छात्र के परिवार उनके अभिभावक वही सब चीज़ें जानकारी वगैरह लेना देना वो सब करना है। आपको नाम, शैक्षिक योग्यता, क्या निवास स्थान, मतलब ये सब चीज़ें पूछनी जिससे वो सहज हो सके। इसके बाद में लिखा है बच्चों को विद्यालय के बारे में यथा विद्यालय के नियम, विद्यालय का समय, उपलब्धियाँ
विद्यालय के संसाधन के बारे में जानकारी दी जाएगी बच्चों को कि हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे यहाँ कब आते हैं, कब जाते हैं, कब इंटरवल होता है, कौन से टीचर से क्या पढ़ाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं उसको मनोरंजन के वे में आपको उपलब्ध करानी है। इसके बाद लिखा है बच्चों को विशेषकर कक्षा 1 व कक्षा 2 को खेल खेल में एवं रुचिपूर्ण TLM के माध्यम से पठन पाठन प्रारंभ किया जाए। यहाँ पर बात की गई है जो कि कक्षा 1 और 2 रहेगा उसमें बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना है। रुचिपूर्ण TLM आप सभी के विद्यालय में आ चुके हैं, बच्चों को TLM के माध्यम से सिखाना है, पढ़ाना है, तो कैसे बच्चा पढ़ेगा। इसके बाद में लिखा है बच्चों को उनकी अभिरुचियों के अनुसार कला, संगीत, कहानी, क्राफ्ट आदि गतिविधियाँ कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे बच्चों के विद्यालय एवं कक्षा कक्ष के प्रति लगाव उत्पन्न हो सके। मतलब कहने का इनका इतना है केवल कि बच्चा जो चाहता है उसे वो करने का अवसर दिया जाए, जिससे वो सहज हो सके और विद्यालय में उसकी जो उपस्थिति भी बनी रहे और लगाव भी उसका हो जाए। चाहे बच्चा कला में चाहता है अच्छा कुछ करे, या संगीत करना चाहता है, कहानी क्राफ्ट बनना चाहता है, जो भी करना चाहता है वो उसको मौका दिया जाए। इसके बाद प्रशासनिक की अगर बात की जाए तो विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक जो है दिनांक 1 अप्रैल 2024 को होनी है, वो आप करा लीजिए। अब सभी करा ली होगी, अब तो मई चल रही है तो हो चुकी होगी वो बैठक, तो हर मंथ होती ही है SMC की। इसके बाद में स्टाफ मीटिंग करके उनको एकेडमिक कैलेंडर के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत करा दिया जाए तथा शैक्षिक समय सारणी उपलब्ध कराई जाए। ये तो हो गया अप्रैल। फिर आता है मई 2024, इसमें भी वैसे ही चीज़ें लिखी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसका जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। मई में क्या क्या रहता है, क्राफ्ट दिवस का आयोजन करना है आपको। वहाँ पर मई का महीना वैसे भी गर्मियों का होता है, तो हवा, धूप, पानी, पेड़ पौधे तथा सामान्य कौतूहल का विषय हवा का चलना, आंधी का आना, बरसाना, ओले गिरना, सूरज का उदय अस्त होना, मतलब कि वही सब चीज़ें हैं आपको देखनी है। इसमें वो चीज़ आपको बच्चों को भी बतानी, समझाने कैसे क्या पानी देना है। इसके बाद में बच्चों को प्रत्येक विषय में गृह कार्य ग्रीष्मावकाश अवधि हेतु दिया जाएगा, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां आ रही होंगी अवकाश, तो वही कैलेंडर के हिसाब से उनको जो है गृह कार्य भी देना है। फिर निर्धारित कैलेंडर के अनुसार मीना मंच की गतिविधियों का आयोजन किया जाए। मीना मंच की कैसी गतिविधियाँ क्या होनी है, इसके लिए एक पूर्व में वीडियो में डाल चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं कि मीना मंच का गठन कैसे हो, उसमें क्या क्या कार्य करने हैं, कैसे क्या मंचन करना है, वो सब उसमें वीडियो में दिया है, आप लोग देख सकते हैं पिछले वीडियो में। इसके बाद माहवारी स्वच्छता दिवस, मीना सभा एवं जन्मोत्सव, एक कदम स्वच्छता की ओर, प्रकृति के पंख, ये सब चीज़ें लिखी हैं प्रशिक्षण सत्र 3 में 28 मई 2024 के आप लोग देख सकते हैं लिंक के माध्यम से। इसके बाद शनिवार को निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर NBMC पोर्टल के ड्रॉप डाउन लिंक पर उपलब्ध पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन कराया जाए। इसके बाद प्रशासनिक की बात की जाए तो फिर से SMC की बैठक आ गई अगले महीने में। ऑफिस से हाथ स्वच्छता दिवस आ गया 5 मई का, और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान भी आप इसमें कर सकते हैं। फिर इसी तरह से जो है माह जून आ गया है, यहाँ पर बच्चों की 1 माह के बाद विद्यालय आने पर पुनरागमन उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ पर हम लोग 16 जून को आ जाएंगे, 16 जून को जो है ये उत्सव मनाया जाएगा। फिर बच्चों के द्वारा अवकाश अवधि में यदि किसी दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल पर भ्रमण किया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैथ किट, साइंस किट के बारे में बच्चों को प्रयोग कराया जाएगा, वही सब चीज़ें हैं। 21 जून को विश्व योगा दिवस हमने मनाया ही होगा, वो सब बातें करेंगे, मनाएंगे। शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापकों की बैठक रहेगी 22 जून को, वो भी करेंगे। शिक्षक संघों की बैठक रहेगी 25 जून को, वो करेंगे। माताओं का उन्मुखीकरण भी, वो भी सब हो जाएगा। इसके बाद जुलाई में आ जाएगा, वही सब चीज़ें लिखी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें होनी है, वही आप देख लीजिए। यहाँ पर वही प्रशासनिक बातें हैं, कौन कौन सी बैठक होनी, कौन सा यूट्यूब प्रसारण होना, शिक्षक संकुल बैठक होनी, वो सब चीज़ें लिखी हैं। ऐसे ही अगस्त माह आ जाएगा, पीयर लर्निंग की गतिविधि, समूह लर्निंग की गतिविधि कैसे क्या रहेगी, टीम बना करके बनाते हैं हम लोग, TLM बनाएंगे जो पाठ्य योजना का पुष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जा सके। उसके बाद आविष्कार, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत कार्य करेंगे, मैथ किट के अंतर्गत कार्य करेंगे। प्रथम सत्र की परीक्षा आयोजित हो जाएगी, वो महीना आ जाएगा आपका, वो कर लीजिएगा आप, यूनिट टेस्ट वाला वो हो जाएगा। उसके बाद में शैक्षिक भ्रमण की बात करेंगे तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों को बाहर ले जाना होता है, पुस्तकालय भ्रमण हेतु माह जून में बच्चों को ले जाएं। शनिवार को NBMC पोर्टल ड्रॉप डाउन से पढ़ाई करेंगे। इसके बाद में ये सब चीज़ें हैं। फिर आ जाएगा अगस्त, तो 15 अगस्त को आप जानते ही हैं जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, बच्चों को बताया समझाया जाएगा। फिर सितंबर में आ जाएगा ये शैक्षणिक एकेडमिक जो भी गतिविधि हैं आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर ये सब जो है यहाँ पर कराई जाएंगी। इसके बाद में जो है आगे चलते हैं तो प्रशासनिक वही सब है, जितनी भी मीटिंग होनी वो सब यहाँ पर जो है तारीख बार लिखा गया है, सब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। शिक्षक दिवस भी रहता है 5 सितंबर में। इसके बाद में जो है अक्टूबर माह आ जाएगा, फिर हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा आ जाएंगी, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं रोल प्ले आधारित गतिविधियाँ आप लोग करानी होंगी, वो भी आप करा लेंगे। छात्र छात्राओं के लिए क्लास चार्ट प्रतियोगिता का आयोजन हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, एक्सपोजर विजिट, यूथ एवं ईको क्लब, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। प्रशासनिक वही सब मीटिंग वगैरह सारी रहेंगी, सब दिया रहेंगी, मतलब सारा का सारा कैलेंडर एक कहीं ना कहीं आपको जो है दे दिया गया है। आप लोग समझें, बैठ के देखें, पढ़ें, समझें, उसके बाद उसका जो है फॉलोअप
करें। कैसे क्या करना है, माह नवंबर का भी आप लोग देख सकते हैं, शाम पर मैनेजमेंट प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का भी आयोजन होना है, चल ही रहा है, काफ़ी लोगों ने ट्रेनिंग ले ली है। इसके बाद वही सब मीटिंग वगैरह हैं नवंबर माह की। उसके बाद दिसंबर माह आ जाएगा, फिर 2-3 सत्र परीक्षा लग जाएगी दिसंबर में, यूनिट टेस्ट की जो बात आ रही थी वो सब हो जाएगा। इसके बाद में जो सारी गतिविधियाँ रहेंगी वो सब होता रहेगा, मॉनिटरिंग वगैरह एनबीएमसी से होती रहेगी। बाकी तारीखें दी गई हैं यहाँ पर, कब क्या मीटिंग करनी है, कब कौन सा यूट्यूब लिंक के माध्यम से अंगीकरण होना है माताओं का, वो सब तारीखें यहाँ पर लिखी हैं। जनवरी माह आएगा, जनवरी माह में कैसे क्या बच्चों को शीत ऋतु के बारे में बताना है, और शीतावकाश भी रहता है 15 दिवस का, उसके बारे में बताना है। उसके बाद में कपड़ों कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे सर्दी से बचाव करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। और कैसे क्या मीटिंग करनी है एसएमसी की, वो भी यहाँ पर सब बताई जाएगी। इसके बाद में फरवरी माह आएगा, फरवरी माह में आपको कैसे क्या करना है, नए कैलेंडर के अनुसार मीना मंच की गतिविधि आयोजन कराना है, वो सब मैं बता ही दिया है कि वीडियो बना के डाल दिया, आप लोग मीना मंच वाला देख सकते हैं वीडियो। रानी लक्ष्मीबाई का प्रशिक्षण वगैरह रहेगा और सब एनबीएमसी वाला कार्य रहेगा। उसके बाद मार्च माह आ जाएगा, ये आपका अंतिम माह रहता है सत्र का। इसमें सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटीज़ रहेगी कि बच्चों को एक स्थिति प्रदान करते हुए उनकी समस्याओं को, कि कोई भी आपने उनको स्थिति बता दी कि ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, वो सब बच्चों को अपना निर्णय लेना है। यहाँ पर निर्णय लेने की क्षमता उनकी बढ़ेगी, मतलब सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटी की यहाँ पर आयोजन करना है। फिर आउटडोर लर्निंग की एक्टिविटी रहेगी, छात्र को 5-6 शब्द देकर बच्चों से इन शब्द का प्रयोग करते हुए एक ऐसी कहानी बनाएं जिसमें उसकी रचनात्मक प्रतिशत हो सके। प्रत्येक छात्र को कक्षा में बोलने एवं प्रस्तुत करने के प्रेरित किया जाए, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कराना, ये सब चीज़ें रहेंगी। इसके बाद में निर्धारित कैलेंडर के अनुसार मीना मंच की गतिविधियाँ आप लोग पूर्ण कर सकते हैं। फिर महिला दिवस का भी आयोजन कर सकते हैं आप लोग, तथा बेटियों की सुरक्षा पर कोई फिल्म का प्रदर्शन भी या चर्चा दिनांक 8 मार्च को आप कर सकते हैं। फिर वही सब चीज़ें हैं, वार्षिक परीक्षा आ जाएगी आपकी, वार्षिक परीक्षा दे देंगे बच्चे। प्रशासनिक के तौर पे कार्यों के तौर पे आपको जो शिक्षा संकुल बैठक है, खंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापक की बैठक रहेगी, यूट्यूब के माध्यम से माताओं का उन्मुखीकरण रहेगा, ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी। उसके बाद में जब खत्म हो जाएगा, फिर आइए देखते हैं क्या पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में भी यहाँ पर जो है बताया गया है, कैसे क्या करना है, खेल कैसे रहेंगे, कला क्या रहेगी, शैक्षिक गतिविधियाँ, नाटक, व्यायाम, शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक मेला, प्रश्नोत्तरी, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, ये कॉलम खींचे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसे कब कब क्या क्या कराना है, इस पर ही जो है चर्चा रहेगी। तो इतना ही, ये लास्ट का पेज था, इस पर आप लोग देख सकते हैं कैसे क्या क्या रहेगा, और आप लोग जो है इसको ऐसे ही पूर्ण कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, ये तो आपका सारा जो है कैलेंडर था, आपको यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। इसको कैसे अप्लाई करना है अपने अपने विद्यालय में, वो भी आप लोग समझ लीजिए। कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, आपको जो है मैसेज के माध्यम से बता भी देंगे। तो ऐसी नवीन जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।